और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अवर रिमेनिंग 50% ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और हमें बेसिकली तीन चीजें पढ़नी है। अगला वाला टॉपिक भी थोड़ा थेरेटिकली है। दिस इज द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स में हम वो सब पढ़ेंगे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, विजिबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें जो मेजरली हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज अबाउट द यूज। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज क्या हो सकता है, या फिर तुम्हें कंपैरिजन पूछा जा सकता है उसकी फ्रीक्वेंसीज का। अलग अलग वेव्स दे देंगे हमें, हमें पता होना चाहिए कि किस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। या फिर हमें कंपैरिजन करने को बोल दिया जाएगा वेवलेंथ का। अलग अलग तरीके की हमको वेव दे दी, हमसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ दीज वेव्स, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये भी थ्योरेटिकली है, तो इसको भी आज हम करेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट लगाएंगे इसमें। कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इसके कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं। एंड उसके बाद द सेकंड टॉपिक दैट वी आर लेफ्ट विद इज द इक्वेशन ऑफ अ वेव। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेसिकली इक्वेशन में क्या है, तीन चीजें होती है ना हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। एक तो तुम्हारा वेव ही ट्रेवल कर रही है किसी डायरेक्शन में, और दूसरा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और तीसरी चीज है मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साइन वेव की तरह ऑसिलेट करते हैं। तो इन दोनों की हम इक्वेशन देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होती है, एंड हाउ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम आज करेंगे। ठीक है, हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी दैट वुड बी आवर लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ अ वेव के बारे में। सो द लास्ट क्लास वुड बी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑलराइट, सो टुडेज क्लास वुड बी topic number 1 and 2, types of electromagnetic waves and equation of EM wave। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, ये जो चैप्टर है इसमें से बहुत कम मार्क्स का तुम्हें पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा भी। सो अ मैक्सिमम ऑफ 3 to 4 मार्क्स, हमेशा 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। और पिछली जो हमने दो क्लासेस की हैं, क्लास नंबर 1 and 2, उसमें से तुम्हें कुछ नहीं पूछा जाएगा। जस्ट इन केस तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, वंडरफुल। हम जो पहली वाली दो क्लासेस थी उसमें से तुम्हें कुछ नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज वो सारी चीजें बेस बनाने के लिए था। और एनीवेज जो हमारी पहली क्लास है डिस्प्लेसमेंट करंट, वो तो काइंड ऑफ सिलेबस से कट ही चुकी है, तो उसमें से कुछ पूछ ही नहीं सकते। जो तुम्हें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये 3-4 नंबर का जो पेपर इसमें से आएगा, वो जो सारे के सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दैट विल बी फ्रॉम दिस एंड दिस। 90% ये जो 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो इन दोनों टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं, जिसमें से सेकंड हम आज करेंगे, थर्ड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कभी कभी समटाइम्स 3-4 साल के बाद एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, लैम्डा के कंपैरिजन से, या फिर फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन से, या फिर यूज के बारे में। ठीक है, लेकिन हम सेफ साइड खेलना है हमको, तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर बहुत सारी वेव्स आती है, हमने ऑलरेडी सुन रखा है। एक विजिबल वेव होती है जिसमें वेवगायर होते हैं हमारे पास, फ्रॉम वायलेट टू रेड, एंड देन ओह या और वायलेट के ऊपर जो हमारे पास वेव होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद एक्सरेज और गामा रेज। और रेड के नीचे जो वेव होती है उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तुम्हें ऊपर ये वेवलेंथ दिख रही होगी। सो यू सी वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग। जैसे ही हम आगे आगे जा रहे हैं उसकी वेवलेंथ कम होती जा रही है। वेवलेंथ कम होने का मतलब क्या है, जैसे हम इस तरफ जाएंगे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी वुड बी इंक्रीजिंग। एंड क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ रही है, उसकी वजह से हम ये भी बोल सकते हैं एनर्जी वुड बी इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी बढ़ती जा रही है, और उस एनर्जी बढ़ने की वजह से ये ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। ठीक है, तुम गामा रेज के सामने सीधे नहीं खड़े हो सकते,
ठीक है, मतलब अगर तुम्हारी स्किन पे गामा रेज लग गई, बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा पूरा जल जाएगा ये। हम्म? मतलब अल्ट्रावायलेट रेस को ही हम हार्मफुल बोलते हैं। हम ग्लासेस क्यों पहनते हैं, पोलरॉइड्स हम बेसिकली क्यों पहनते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो हार्मफुल है, पूरी स्किन को हार्म नहीं कर पाती, लेकिन स्किन पे भी इफेक्ट तो होता ही है ना। तुमने देखा होगा कुछ लोगों की स्किन जो सेंसिटिव होती है, वो धूप, ऑल दोज सनस्क्रीन्स एंड एवरीथिंग, उन सब की जरूरत क्यों पड़ी? वो सनस्क्रीन भाई इंफ्रारेड रेडिएशन को तो नहीं रोकता ना, विजिबल रेज को भी नहीं रोकता। वो सनस्क्रीन इज ओनली मेंट फॉर दिस पार्ट ऑफ द रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट। और अगर हम अल्ट्रावायलेट से आगे चले गए, एक्स रेज, उसकी एनर्जी और ज्यादा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा और उसकी वेवलेंथ थोड़ी कम। और अगर हम उससे भी आगे चले गए, गामा रेज, दीज आर द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस पॉसिबल। और इसीलिए हम गामा रेज को यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स एंड ऑल। ठीक है, अब जब कैंसर हो जाता है तुम्हारी बॉडी में, तो बेसिकली हुआ क्या, तुम्हारी बॉडी में सम ऑफ द सेल्स टर्न्ड अगेंस्ट यू। ठीक है, तुमने सुना होगा, मान लो किसी को कैंसर हो गया, ये बंदे को कैंसर हो गया, ठीक है, मान लो इसके हाथ में कैंसर हो गया यहाँ पे, तो लाइव सेल्स तो तुम्हारी बॉडी में हर जगह पे हैं, अच्छे सेल्स जिनको हम बोलते हैं वो हर जगह पे हैं, लेकिन इनमें से कुछ सेल्स टर्न्ड अगेंस्ट यू, ये थोड़े से गलत चले गए सेल्स। अब वो अपने आसपास उन सारे सेल्स पे रेडिएट होने लगेगा, बाकी वाले सेल्स को भी वो खराब करने लगेगा। तो बेसिकली रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, बेसिकली पूरे हम अपनी बॉडी के अंदर गामा रेज छोड़ देते हैं, और वो गामा रेज अंदर जाके करते क्या है, सारे सेल्स को मार देती हैं। ठीक है, आजकल तो लोकली देने लगे हैं तुम्हें गामा रेज। मान लो तुम्हारे हाथ पे कैंसर हो गया, तो सिर्फ तुम्हें हाथ पे देंगे गामा रेज वाला ट्रीटमेंट। लेकिन पहले क्या होता था, तुम्हारे यहाँ पे इंजेक्शन लगा देते हैं गामा रेज का। अब रेडियोथेरेपी में क्या होता है, जिसको हम कीमोथेरेपी भी बोलते हैं, अब कीमोथेरेपी में क्या होता है, वो तुम्हारे पूरे शरीर के सेल्स को मार देगा। अब कैंसर सेल तो मर जाएंगे इससे, ठीक है, द गुड थिंग इज कैंसरस सेल तो मर गए, तो तुम्हारी बॉडी में से कैंसर तो चला गया, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन कैंसरस सेल के साथ साथ उसने बाकी सारे सेल्स भी मार दिए ना, विच इज अ प्रॉब्लम। तो अभी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, वी आर स्टिल फिगरिंग आउट कि कैंसर का व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट कैंसर। लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमारे पास सोल्यूशन है, द ओनली सोल्यूशन इज वी आर ट्रीटिंग इट विद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, एंड द वेव्स दैट वी आर यूजिंग इन कीमो और रेडियोथेरेपी आर गामा रेज। गामा रेज आर द मोस्ट पावरफुल। ठीक है, अब उसके बाद मान लो तुम्हारी हड्डी टूट गई यार, अब हड्डी टूट गई, तुम्हें शरीर के अंदर की इमेज लेके आनी है। अब तुमको ऐसी कोई रे चाहिए जो तुम्हारी स्किन को तो पेनेट्रेट कर जाए, लेकिन तुम्हारी हड्डी को पेनेट्रेट ना कर पाए। और इस तरह की जो वेव है, दैट इज एक्सरेज। अब एक्सरे एग्जैक्टली काम कैसे करती है, मान लो ये तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, ये तुम्हारी स्किन है, ये तुम्हारे हाथ की स्किन है, और इसके अंदर आई एम मेकिंग अ बोन, मान लो ये तुम्हारी बोन है। अब तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर बोन की फोटो खींच के लानी है। सो व्हाट यू डू इज, तुम यहां से एक्सरेज छोड़ोगे, तो एक्सरेज तुम्हारी स्किन के अंदर तो पेनेट्रेट कर जाएगी, लेकिन हड्डी के अंदर पेनेट्रेट नहीं कर पाएगी। तो हड्डी पे लगने के बाद योर एक्सरे विल कम बैक, एंड तुम यहाँ पे टाइम नोट कर लोगे कि कितनी देर में एक्सरे वापस आई है, और उससे तुम चेक कर लोगे कि भाई हड्डी एग्जैक्टली कहाँ पे स्टार्ट हो रही है। फिर ये रे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे हिट करेगी और वापस आएगी, फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट पे हिट करेगी वापस आएगी, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे हिट करेगी वापस आएगी। सिमिलरली दूसरी डायरेक्शन से तुम हिट कराओगे, फिर वापस जाएगी, हिट कराओगे वापस जाएगी। इस तरीके से तुम थोड़ी सी इमेज क्रिएट कर लोगे कि यार हड्डी अंदर इस तरीके की होगी। लेकिन इसके लिए तुम गामा रेज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने गामा रेज का इस्तेमाल कर लिया तो वो भाई तुम्हारी स्किन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा सीधा सीधा। सो सेकंड मोस्ट पावरफुल रेज आर व्हाट वी कॉल एज एक्स रेज। सबसे ज्यादा डेंजरस वाली गामा रेज, और उससे नेक्स्ट जो हमारे पास आती है दोज आर एक्स रेज। और उसके पीछे व्हाट वी हैव इज अल्ट्रावायलेट रेज। अब अब अल्ट्रावायलेट में भी यू हैव ऑल दोस पोलराइड्स एंड ऑल, अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए। लेकिन विजिबल को हम सेफ मानते हैं कि भाई विजिबल इज ओके। लेकिन विजिबल में भी ना, शाम के टाइम पे ये जो तुम्हारी ब्लू वाली रे आती है ना, जिसको हम वायलेट ब्लू बोलते हैं, ये थोड़ी सी डेंजरस हो जाती है। तो इसीलिए तुम्हारे पास कुछ ग्लासेस होते हैं, तुमने नाम सुना होगा ना, रेबैन के ग्लासेस आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ब्लू कट ग्लासेस।
सुना है? ठीक है, जो जो जिनको हम जस्ट एज अ फैशन यूज कर रहे हैं आजकल, दीज आर कॉल्ड ब्लू कट ग्लासेस. एंड व्हाट ब्लू कट ग्लासेस आर मेंट फॉर इज, ये बेसिकली तुम्हारी बाकी सारी विजिबल रेडिएशन को नहीं रोकेगा, ओनली द ब्लू रेडिएशन ये उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि ब्लू थोड़ी सी काइंड ऑफ डेंजरस हो जाती है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट के आसपास की रेज होगी, है ना. एंड ऑल दीज आर सेफ, ये रेड वगैरह जो होती हैं, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ऑल दीज आर सेफ रेज. ओनली द ब्लू वन इज समटाइम्स अ लिटिल डेंजरस. ठीक है, फिर उसके बाद हमारी रेडिएशन आती है. अब हम जा रहे हैं रेड से भी नीचे, इंफ्रारेड. इसको याद रखने का तरीका क्या है? इंफीरियर का मतलब क्या होता है? कम, लेस पावरफुल. तो रेड से भी कम पावरफुल इंफ्रारेड, वायलेट से भी ज्यादा पावरफुल अल्ट्रा वायलेट. अब इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में एक खास चीज तुमको मैं बताता हूं. सो नॉर्मली इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज की जाती हैं, हीट होती है इनमें, ठीक है, हीट होती है. ये इनको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुमने देखा होगा यार, सेक देने के लिए बॉडी पे. मान लो तुम्हारी हड्डी टूट जाए, ठीक है, वो फिजियोथेरेपी वाला आता है, वो पहले कुछ तुम्हारी एक्सरसाइजेस वगैरह कराता है, फिर उसके बाद वो बोलता है ना कि भाई इसको हीट दे देना. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो मशीन्स होती हैं जिनमें से हीट निकलती है, या फिर नॉर्मल जो हीटर होते हैं, है ना, उसमें वी हैव इंफ्रारेड रेडिएशंस कमिंग आउट. दीज आर नॉट वेरी हार्मफुल, लेकिन अगर हम फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम अगर हम इनको ले रहे हैं तो दीज आर हार्मफुल. और एक और स्पेशल चीज, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स दे एमिट इंफ्रारेड रेडिएशंस. ठीक है, ये एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स दे एमिट इंफ्रारेड रेडिएशंस. तुमने ये डिस्कवरी ज्योग्राफी वाले लोग देखे होंगे ना, जब ये कभी कभी रात को जाते हैं जंगल में, तो दे आर वेयरिंग ऑल दीज नाइट विजन ग्लासेस. हैव यू सीन दिस? मूवीज वगैरह में होता है ना. मतलब मान लो मैं रात को जा रहा हूँ जंगल के अंदर, मेरे को शेर देखना है, तो मैं नाइट विजन ग्लासेस पहनूंगा. और अगर मैंने नाइट विजन ग्लासेस पहन लिए, तो ऐसा नहीं कि मेरे को शेर पूरा का पूरा बढ़िया बैठा दिख जाएगा कि ये उसकी आंखें हैं, पैर वैर, ऐसा नहीं कुछ होगा. मेरे को बस थोड़ा सा लाइट सी दिखेगी, मुझे पता चल जाएगा कि ये शेर जा रहा है. हुँ? लेकिन एक्चुअली में पूरा क्लियरली मेरे को दिखेगा नहीं. एयरपोर्ट्स पे लगे होते हैं नाइट विजन ग्लासेस, ठीक है, क्योंकि उनको बेसिकली चेक करना होता है रात को कि व्हाट्स गोइंग ऑन. मान लो पूरा अंधेरा है वहां पे एंड दे वांट टू सी पीपल, सो वो नाइट विजन ग्लासेस के साथ देख सकते हैं. और नाइट विजन ग्लासेस के साथ तुम्हें पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग एज इट इज नहीं दिखेगा, जैसे तुम्हें मैं दिख रहा हूँ फिलहाल. तुम्हें बेसिकली एक जैसे ऑरा दिखता है ना किसी बंदे का, तो ऐसे तुम्हें ग्रीन कलर का एक ऑरा काइंड ऑफ दिखेगा, क्योंकि हर टाइम पे हम इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं, और हम नाइट विजन ग्लासेस के साथ इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को पकड़ लेंगे, जिसकी वजह से वी कैन सी बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. वी कांट सी हिम एग्जैक्टली. ओके, फिर उसके बाद माइक्रोवेव्स, ये और भी कम पावरफुल होती हैं. You know what microwave ovens are? They are used for heating purposes. Simple enough. And finally, the last one is radio waves. रेडियो वेव्स तुम्हारा टीवी का जो रिमोट होता है, ये बहुत ही कम खतरनाक है, कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा वेवलेंथ होती है इनकी, और बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है. तुम सोच के देखो, अगर तुम चैनल चेंज कर रहे हो अपने टीवी का, और बीच में से कोई निकल जाए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, कोई ज्यादा कुछ खतरे वाली बात है नहीं है. ठीक है, लेकिन बहुत ही अगर तुम सेंसिटिव हो, जो पुराने लोग हैं, या फिर अगर तुम प्रॉपर किसी द पर्सन हु इज वेरी अवेयर ऑफ ऑल दीज रेडिएशंस एंड ऑल, तो अगर तुम देखोगे तो वो मतलब टीवी का रिमोट भी ना ऐसे बिल्कुल वो ध्यान रखते हैं दैट कि वो कहीं और ना जाए रेडिएशन. ये सारी जो चीजें हम एसी वेसी ऑन करते हैं, ऑल दीज थिंग्स, दीज आर ऑल रेडियो वेव्स. ठीक है, लेस पावरफुल, बट स्टिल यू शुड नॉट बी एक्सपोज्ड टू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. ऑलराइट, सो क्वेश्चंस दो तीन तरीके के पूछे जा सकते हैं. तुम्हें मान लो दो तीन वेव्स दे दी मैंने कि एक माइक्रोवेव है, एक विजिबल रे है, एक एक्सरे है, बताओ किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है. या फिर मैंने तुमको दे दिया कि एक रेडियो वेव है, एक विजिबल रे है, एक अल्ट्रावायलेट है, बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. या फिर मैंने तीन चार वेव्स दे दी और उसके बाद पूछ लिया किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है. सो यू शुड बी नोइंग कि जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और हमारी एनर्जी बढ़ती है, और लैम्डा हमारा कम होता है. Okay, this was all about
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है? जस्ट ट्राई दिस। मान लो तुम्हारे पास तीन रेडिएशंस हैं। सबसे पहले यू हैव एक्स रेज, देन यू हैव माइक्रोवेव्स एंड देन यू हैव विजिबल रेज। तो सबसे पहले माइक्रोवेव्स तुम्हारे कहाँ आती है? बिल्कुल लेफ्ट पे। और उसके बाद तुम्हारे पास कौन सी आएगी? विजिबल। और उसके बाद तुम्हारे पास कौन सी आएगी? एक्स रेज। और जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी बढ़ेगी, एनर्जी तुम्हारी बढ़ेगी, और लैम्डा विल डिक्रीज। लैम्डा विल बेसिकली डिक्रीज। लैम्डा डिक्रीज का मतलब सबसे कम लैम्डा होगा एक्स रेज का, उससे ज्यादा लैम्डा होगा विजिबल रेज का, और उससे ज्यादा लैम्डा होगा माइक्रोवेव्स का। ओह, कोई भी ऑप्शन नहीं है ना यार? Microwaves. Okay. So none of the options is correct. The correct answer is okay, okay, okay. Sorry, sorry, sorry. B is correct. So microwaves का लैम्डा सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद विजिबल रेज का लैम्डा उससे कम होगा, और एक्स रेज का लैम्डा उससे भी कम होगा। ओके, तो जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एंड एनर्जी इंक्रीजेस, और अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो लैम्डा इंक्रीजेस। ओके, ऑल गुड, प्लीज गिव मी थम्स अप। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट वन। ओके, ह्यूमन बॉडी रेडिएट विच वन? अभी हमने देखा था यार, ह्यूमन बॉडी रेडिएट्स। देखो, अगर मान लो भूल भी गए हो कि क्या रेडिएट करती है ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो एक चीज तो याद रखो कि भाई ह्यूमन बॉडी एक्सरे तो रेडिएट कर नहीं सकती, क्योंकि अगर जरा हम खुद ही एक्सरेज रेडिएट करने लग गए तो एक्सरे के फिर हम पैसे क्यों देंगे हॉस्पिटल वालों को, है ना? इसी चीज के पैसे देते हैं ना कि वो एक्सरे करती है, फिर मशीन हड्डी का साइज ले लेती है। और गामा रे तो हम बिल्कुल ही रेडिएट नहीं कर सकते, गामा रेज को तो हम छू भी नहीं सकते। हम्म? तो माइक्रोवेव हो सकता है या फिर इंफ्रारेड रेज हो सकता है। अब इसके बाद हमारा लॉजिक काम करेगा नहीं, हमें पता ही होना चाहिए दैट द राइट आंसर इज इंफ्रारेड रेज। ओके, ओके, ये कल वाला क्वेश्चन आ गया शायद गलती से। चलो दोबारा से देख लो एक बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज। ओके, सो क्या एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ईएम वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करने वाला पार्टिकल ईएम वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या रेस्ट पे रखा हुआ पार्टिकल ईएम वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं? रेस्ट या फिर कांस्टेंट स्पीड वाला? नहीं। तो रेस्ट वाला तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा चार्ज रेस्ट पे है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हुँ? तो ये तो नहीं कर सकता, सी इज रॉन्ग। और कांस्टेंट स्पीड पे मूव करने वाला जो पार्टिकल है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, लेकिन उसके पास वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ईएम वेव प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज वाई एन एक्सेलरेटेड पार्टिकल, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और इसके पास वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी और इसके पास एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, and these two will be inseparable. That is why only an accelerated charged particle can produce electromagnetic waves. Okay, to study the structure of crystals. Okay, एक बार लिखना यार कमेंट पे कौन सी वेव हम इस्तेमाल करेंगे टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, विजिबल रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ultraviolet. Can you please write it comment section?
ओके, तुक्का ही मार दो यार। सर एक्सरे। एक्सरेज, या यस एक्सरेज। सो व्हाई एक्सरेज? देखो सबसे पहले तो क्या क्या हो सकता है। पहले तो हम एक्सरेज यूज कर सकते हैं, या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज यूज कर सकते हैं, या फिर गामा रेज यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ तो यूज कर नहीं पाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर हमें समझना है क्रिस्टल का, तो क्रिस्टल के अंदर जानी चाहिए रे, है ना। तो जो रेज अंदर जा सकती है, मतलब कि पेनिट्रेटिंग पावर जिनके पास है, वो या तो यूवी रेज के पास है, या फिर एक्स रेज के पास है, या फिर गामा रेज के पास है। हम्म। अब यूवी रेज इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती कि अंदर जाके क्रिस्टल की इमेज बना के ले आए, तो बेसिकली यूवी रेज इज नॉट करेक्ट। अब बात आ गई एक्स रेज और गामा रेज की। अब गामा रेज ऑब्वियसली यस बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन ये गामा रेज जब इससे हम स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं, ये काइंड ऑफ क्रिस्टल को खराब कर देती है। क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को खराब कर देती है गामा रेज। सो दैट इज व्हाई गामा रेज भी नहीं हम यूज कर सकते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज एक्स रेज। ओके ओके, सिंपल एनफ, आई थिंक ये बता ही दिया मैंने। टू ट्रीट कैंसर एंड ट्यूमर इन रेडियोग्राफी, गामा रेज आर यूज्ड। ठीक है जी। So with this, we are done with the first topic, that is types of EM waves. और अब हम चल रहे हैं हमारे आज के सेकंड टॉपिक की तरफ, that is equation of electromagnetic waves. ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक बार मैं तुम्हें अपनी वेव दिखा देता हूं जो कल हमने देखी थी। सो दिस इज हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लुक्स लाइक। ठीक है, आज थोड़ा सा और ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें तीन चीजें हैं यार। एक तो हमारी जो वेव है, दैट वेव इज एक्चुअली गोइंग इन, देखो ये ट्रैवलिंग डायरेक्शन, मतलब वेव इज गोइंग इन द एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं एक, बाद में हम बदल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कर देंगे, वेव नीचे कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एज ऑफ नाउ तुम सोच के देखो कि वेव इज गोइंग इन द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेव जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन द पॉजिटिव वाई एक्सिस। गोइंग का मतलब ये नहीं कि ऊपर जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली स्टार्टिंग लाइक दिस, और वाई एक्सिस में ये वेरी कर रहा है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन द जेड एक्सिस। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये बदल सकती हैं चीजें, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि अगर तुम्हारी वेव एक्स में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी जेड में जाएगी। और इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या था हमारे पास, ई क्रॉस बी। E cross B will give you the direction of the wave. तो अपने वाले केस में E is Y and B is Z. You know Y cross Z will give you X, or in other words J cap cross K cap will give you I cap. इसका मतलब ये जो हमने एग्जांपल ली है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके जिसमें मैं तुम्हें डायरेक्शंस दे दूंगा। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि जो तुम्हारी वेव है दैट इज ट्रैवलिंग इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव वाई, और जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? अब पहली चीज तो ये है कि अगर वेव वाई में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली जेड में जाएगा। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, क्या ये पॉजिटिव जेड है या फिर क्या ये नेगेटिव जेड है। सो इसको चेक करने के लिए व्हाट विल डू इज विल डू ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी का मतलब विल डू आई क्रॉस, ये हमें देखना पड़ेगा प्लस के या फिर माइनस के, एंड दिस शुड गिव अस जे। तो अपन वही वाला अपना सर्कल बनाते हैं, आई जे के वाला। तो उससे तुम बेसिकली चेक कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी देर बाद में आते हैं यहाँ पे। ओके, सो यू नो आई क्रॉस जे विल बेसिकली गिव यू के, के क्रॉस आई विल बेसिकली गिव यू जे। तो अगर के क्रॉस आई तुम्हें जे दे रहा है, तो इसका मतलब अगर के क्रॉस आई तुम्हें जे दे रहा है,
इसका मतलब I क्रॉस K तुम्हें -j देगा. I क्रॉस K will give you -j. लेकिन हमें क्या चाहिए? +j. इसका मतलब यहां पे क्या होगा? I क्रॉस -k एंड दिस शुड बी इक्वल टू +j. ठीक है. सॉरी यार, कंफ्यूज हो गया ना थोड़ा सा. ओके, एक सेकंड दोबारा से करते हैं. ओके, प्लीज गिव मी अ थम्स अप. समझ में आया? जिसको समझ में आया बताना एक बार. ये -k आ गया ना? ओके, बेसिकली वेक्टर्स का क्वेश्चन है. ठीक है, वेक्टर्स का क्वेश्चन है. तुम्हें आई क्रॉस वेक्टर्स का क्वेश्चन है, तुम्हें ई क्रॉस बी करना है. बेसिकली ई क्रॉस बी शुड गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द वेव. ठीक है, हमारा क्वेश्चन नीचे है कि वेव की डायरेक्शन ऑलरेडी मेरे को दे रखी है. वेव इज गोइंग इन द वाई डायरेक्शन. दैट मींस वेव इज गोइंग इन जे कैप वाली डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन आई कैप वाली डायरेक्शन. तुम्हें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में. तो दो ही पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं. या तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा के कैप वाली डायरेक्शन में, या फिर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड -k कैप वाली डायरेक्शन में हो सकता है. एंड यू नो E क्रॉस B should give you the direction of the wave. तो E is I क्रॉस. अब B की दो पॉसिबिलिटी है. B या तो K हो सकता है, या फिर B हो सकता है तुम्हारा -k. और इसका जो आंसर आना चाहिए, दैट आंसर शुड बी इक्वल टू J. तो दोनों में से एक ही इक्वेशन सही हो सकती है. I क्रॉस K करके J आएगा, या फिर I क्रॉस -k करके J आएगा. ठीक है. अब ये तुम्हें अपना सर्कल बना के चेक करना पड़ेगा. यू नो I क्रॉस J is equal to K and K cross I is equal to J. You can also say I cross K is equal to -j. So I cross -k will be equal to J. इसका मतलब जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, that will be going in the negative z axis. Okay? चलो इसको इतना ध्यान मत दो. ठीक है, थोड़ा आगे जाके करते हैं इसको. जस्ट रिमेंबर, ये हमारा पहला पॉइंट है कि अगर तुम्हें वेव की डायरेक्शन निकालनी है, वेव की डायरेक्शन निकालने के लिए व्हाट यू डू इज यू डू E क्रॉस B. E क्रॉस B की जो डायरेक्शन आएगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेव. ओके, दिस इज योर पॉइंट नंबर 1. एक काम करते हैं, यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम. इसी पॉइंट पे पूरा का पूरा हम समराइज कर देंगे इसको. सो योर फर्स्ट पॉइंट इज E क्रॉस B will give you the direction of the wave direction will be given by E cross B. This is point number 1. Point number 2 is E की जो direction है, that will be perpendicular to B की जो direction है, that will be perpendicular to the velocity of the wave. और इसको हमने कल देखा था. इसका मतलब क्या है? That this is a transverse wave. Okay. Now next point is very very important. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज, अब हम इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करेंगे. इनकी एक्चुअल जो इक्वेशंस होती है उनको लिखना हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले तो तुम्हारा जो वेव है, और वेव इज गोइंग इन दी एक्स एक्सिस. तो वेव क्योंकि तुम्हारी एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, सो योर वेव विल डिसाइड कि किसी भी टाइम पे y या फिर z की पोजीशन क्या है. ओके, मैं दोबारा से बताता हूं. सो डायरेक्शन ऑफ द वेव विल डिसाइड किसी भी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी टाइम पे विल बी गिवन बाय E naught, where E naught is the maximum value, into sine of something. Into sine of, अगर ये तुम्हें याद होगा, this is omega t minus k x. सिमिलरली अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू, देन इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है. अब इसमें एक चीज ध्यान देना, यहां पे ये जो x आया ना, ये x यहां पे क्यों आया? बिकॉज योर वेव वाज गोइंग इन द एक्स एक्सिस. ठीक है, अब मेरे को ध्यान से सुनना यार.
वेव क्योंकि एक्स एक्सिस में जा रही है इसलिए हमने यहां पे एक्स लिखा है, दोनों के साथ एक्स लिखा है। और अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज वाई एक्सिस, तो हम यहां पे लिखेंगे जे। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस, तो हम यहां पे लिखेंगे के। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो तुम सोच के देखो, मान लो तुम्हारी वेव जारी होती ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेट्स से योर वेव वाज गोइंग इन वाई, दिस इज द वेव वेलोसिटी। अगर वेव वाई डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता, दिस विल बी ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के, यहां पे क्या आ जाएगा वाई। और मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी नॉट इंटू साइन ऑफ, अंदर सेम चीज आएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों फेज में चल रही हैं एक दूसरे के साथ, ओमेगा टी माइनस के वाई। ये y हमें क्या बता रहा है कि जो तुम्हारी वेव है वो y डायरेक्शन में जा रही है। अब यहाँ पे एक के साथ i आ जाएगा, एक के साथ k आ जाएगा। ये माइनस भी हो सकता है, माइनस आई के आ जाए, या फिर i या माइनस के आ जाए, वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है, वेक्टर्स के साथ। हमें चाहिए कि e क्रॉस b जो हमारा है वो हमें y की डायरेक्शन दे दे। ओके, तो जो साइन के अंदर वाली चीज होगी, दिस विल ऑलवेज बी सेम फॉर e एंड b बिकॉज दे आर गोइंग इन फेज। ठीक है, तो अगर तुम्हारी वेव y डायरेक्शन में जा रही है, सो यहां पे साइन के अंदर क्या आता है, ओमेगा टी माइनस के वाई। और थर्ड एग्जांपल भी कर लेते हैं हम। मान लो तुम्हारी जो वेव है दैट इज गोइंग इन द z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस में जा रही है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के जेड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक के साथ i होगा, एक के साथ j होगा। ओके गॉट इट, प्लीज बताना एक बार, समझ आएगा। ओके, एंड एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो तुम्हारी वेव जा रही है माइनस जेड डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो वेव जा रही है नेगेटिव जेड में, तो यहां पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस के जेड, ओमेगा टी प्लस के जेड। ओके, लेट्स सपोज योर वेव वाज गोइंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर तुम्हारी वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही होती, तो यहां पे हमारे पास आ जाता, दिस इज प्लस के एक्स, प्लस के एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस के एक्स लिखा है, माइनस के एक्स लिखने का मतलब क्या है कि जो हमारी वेव है दैट इज गोइंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, द वेव इज गोइंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। ओके, अब इसमें थोड़ा और समझ लेते हैं, ये के और ओमेगा क्या है। ओमेगा तो आई थिंक हमें ऑलरेडी पता ही है, हमने रोटेशन वाले चैप्टर में +1 में किया था इसको। सो ओमेगा is basically your angular velocity, you know this, and angular velocity is 2 pi upon t। इसको हम 2 pi upon t क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड में ये 2 pi एंगल कवर कर लेता है, पूरा का पूरा घूम जाता है, तो इसको हम लिखते हैं 2 pi by t, and sometimes we also say this is 2 pi into f, 2 pi into frequency। ओके, ये ओमेगा और ये ओमेगा सेम होगा, ई और बी के लिए ओमेगा विल बी सेम। और टी क्या है, टाइम एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, टी इज इक्वल टू टाइम। एक्स क्या है कि तुम्हारी वेव कहां पे है, वेव बेसिकली एक्स एक्सिस पे कितनी डायरेक्शन पे है। ओके, एंड फाइनली के क्या चीज है, के को हम बोलते हैं दिस इज योर वेव नंबर, k is called your wave number। और k की जो तुम्हारी वैल्यू होती है, k is always equal to 2 pi by lambda। ठीक है, k is equal to 2 pi by lambda। और k को लिखने का एक और तरीका भी होता है, k को हम लिखते हैं 2 pi by lambda। k को लिखने का एक और तरीका भी होता है, what you can do is न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को t से डिवाइड कर दो।
So you can say this is 2 pi by t divided by lambda by t. अब तुम सोच के देखो, ये 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी क्या बन गया? ओमेगा. 2 pi by t is your angular velocity, and lambda by t is actually equal to, lambda by t बताना एक बार क्या बन जाएगा? You know, wavelength of light is equal to speed of light divided by frequency. So lambda upon t, meter is equal to meter per second into upon t, yeah, into time period. ओके, सो यू नो लैम्डा. अब ये मैंने कैसे चेक किया यार? मैं फॉर्मूला ऑलरेडी भूल चुका था इसका. ये मैंने कैसे चेक किया? यूनिट्स यूनिट्स को चेक करके. ठीक है, ये मेरे को पता था लैम्डा विल गिव मी मीटर, स्पीड विल गिव मी मीटर पर सेकंड, और टाइम विल गिव मी सेकंड. यहाँ पे सेकंड और सेकंड कट जाएगा, इधर भी मीटर रह जाएगा, इधर भी मीटर रह जाएगा. ठीक है, अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखना होता तो मैं इसको लिखता लैम्डा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एफ. लेकिन अब मेरे को लैम्डा और टी वाला फॉर्मूला चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? लैम्डा इज इक्वल टू सी इंटू टी. और मेरे को पक्का पता है जो मैंने लिखा है फॉर्मूला वो सही लिखा है, क्योंकि यूनिट्स मैच कर रहे हैं. ठीक है, सो लैम्डा इज इक्वल टू सी इंटू टी. यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा अपॉन टी इज इक्वल टू सी. सो के को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? वी कैन ऑल्सो राइट के इज इक्वल टू ओमेगा बाय सी. सॉरी, वी कैन ऑल्सो राइट के इज इक्वल टू ओमेगा बाय सी. Okay, this is point number 3. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पता चल गई है और हमें मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी पता चल गई है. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज पॉइंट नंबर 4. ये वैसे ये प्रीटी ऑब्वियस है, लिखने की जरूरत भी नहीं है. व्हाट इज ई नॉट एंड बी नॉट? पता चल ही गया होगा. ये जो साइन के अंदर ये जो वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1. तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ई नॉट. और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो सकती है? बी नॉट. राइट. और ई नॉट और बी नॉट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है. ई नॉट और बी नॉट के बीच में यू कैन से ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स बी नॉट, वेयर सी इज योर स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, मैंने अभी तुम्हें बताया जो 3-4 नंबर का तुमसे पूछा जाएगा, वो सारा 3-4 नंबर का जो पूछा जाएगा वो इस पेज में से ही पूछा जाएगा. ठीक है, अगर तुमने ये वाला पेज कर लिया तो तुम्हारा वो 3-4 जो नंबर है वो तुम्हारे पक्के से हो जाएंगे. ठीक है, और एक लास्ट चीज, दैट इज जस्ट वन लास्ट थिंग इज कि मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो तुम्हें इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज याद है? दिस इज 9 into 10 raised to the power 9 divided by mu naught by 4 pi was 10 raised to the power minus 7. This is equal to 9 into 10 raised to the power 16. This is 1 by 4 pi epsilon naught divided by mu naught by 4 pi. अगर तुम ध्यान से देखो, यहां से मैं 4 pi और 4 pi को काट सकता हूं ना. तो ये बेसिकली किसकी वैल्यू आ गई? 9 into 10 raised to the power 16 is the value of 1 by mu naught epsilon naught. म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई ना 9 into 10 raised to the power 16. अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं, अब ये 9 into 10 raised to the power 16, ये समझ आ रहा है? किसी चीज का स्क्वायर है ना ये c का स्क्वायर बन गया. c is 3 into 10 raised to the power 8. इसका मतलब 1 by mu naught into epsilon naught is equal to c का स्क्वायर.
If you take under root on both sides, this will be 1 by under root of mu naught into epsilon naught, which is equal to just c. ये है तुम्हारी लास्ट चीज जो इससे रिलेटेड है. Okay, this is all about the equation of an electromagnetic wave. ठीक है, आई होप तुमने नोट कर लिया होगा साइड बाय साइड. अगर नहीं किया है तो यू कैन डू दिस राइट अवे. ठीक है, सो मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम सीक्वेंस में उसको लिख लेना. जिस जिस सीक्वेंस में हमने इसको पढ़ा था उसी सीक्वेंस में तुम इसको लिखते जाना. ठीक है, सेम सीक्वेंस में, ताकि तुम्हारा रिवाइज होता जाएगा जो सारी चीजें हमने अभी इसमें लिखी थी. ओके, सबसे पहली चीज E cross B will give you the direction of the wave. और सेकेंड चीज ये एक ट्रांसवर्स वेव होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द वेव इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और तीसरी चीज है हमारे पास द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. दोनों में जो साइन वाला कंपोनेंट होता है दैट इज एग्जैक्टली द सेम, दैट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स इज एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि दोनों फेज में जा रही हैं. और इसमें से ओमेगा तुम्हें पता है क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, एंड योर टी इज टाइम. और इसमें जो तुम्हारा के होता है, के इज एक्चुअली द वेव नंबर विच इज गिवन बाय 2 पाई बाय लैम्डा. ओके, 2 पाई बाय लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा बाय सी भी लिख सकते हैं. 2 पाई बाय लैम्डा को वी कैन ऑल्सो राइट ओमेगा बाय सी. Finally, E naught and B naught are the maximum values of electric and magnetic field. और एक लास्ट चीज जो तुम्हारे पास है दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 by under root of E naught into epsilon naught. The value of 1 by under root of mu naught into epsilon naught would be equal to C. ठीक है, ये जो 5-6 फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं यहाँ पे, 5 फॉर्मूलाज, इसी में से तुम्हें न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे. ठीक है, बाकी हम कुछ करेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें विल टॉक अबाउट एनर्जी ऑफ द वेव, बट मोस्ट प्रोबेबली इसमें से तुम्हें कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है. ठीक है, हम एक एग्जांपल करते हैं. मान लो तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, लेट अस सपोज, 2 into 10 raised to the power 6. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? दिस इज न्यूटन पर कूलम, या फिर हम इसको लिखते हैं वोल्ट अपॉन मीटर, लेकिन हम इसमें फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है यूनिट में. सो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 into 10 raised to the power 6 into sine of omega t minus, प्लस लिख लो इसको, प्लस के एक्स जे कैप. बताओ मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी? देखो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन, ओके यू हैव 1 मिनट, एक बार ट्राई कर लो इसको.
अब देखो, जो भी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन आएगी उसमें हमें एक चीज तो पक्का पक्का पता है कि यार ये वाला कंपोनेंट सेम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन फेज होते हैं। मतलब कि ये वाला जो कंपोनेंट है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये तो एग्जैक्टली सेम आएगा। तो हमें बेसिकली दो ही चीजें फिगर आउट करनी है। पहली चीज तो व्हाट इज बी नॉट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंडली, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले आसान वाला काम करते हैं। बी नॉट आई थिंक बहुत ही हम इजीली फिगर आउट कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ बी नॉट विल बी इक्वल टू, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट। ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, तो यहां पे वी कैन से 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 multiplied by b naught will be equal to 2 into 10 raised to the power 6. तो यहां से you can have 10 raised to the power, ये आ जाएगा 100. So this will be 2 upon 3 into 100 will be equal to b naught. Okay, यहां से तुम लिख सकते हो this is 20 by 3 into 10 raised to the power minus 3, which is equal to 6.67 into 10 raised to the power minus 3 टेस्ला। बी की यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? टेस्ला। इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन अपॉन मीटर, या फिर सॉरी न्यूटन अपॉन कूलम, या फिर वोल्ट अपॉन मीटर। सो दिस बी नॉट कम्स आउट टू बी 6.67 into 10 raised to the power minus 3 टेस्ला। अब अगली चीज है ये फिगर आउट करना। अब एक चीज तो मेरे को सीधा सीधा समझ आ रही है कि भाई यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पे पॉजिटिव x लिखा है, मतलब मेरी वेव कहां जा रही है? वेव इज गोइंग इन द नेगेटिव आई डायरेक्शन। वेव नेगेटिव आई में जा रही है। और यहां पे J लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं पॉजिटिव J में। और ये मेरे को फिगर आउट करना है। पहली चीज तो यहां पे या तो K आएगा या फिर यहाँ पे माइनस K कैप आएगा। दो ही डायरेक्शन हो सकती है क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस तो टेकन है, ठीक। तो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना है तीनों को तो इसको z एक्सिस में होना पड़ेगा। सो ईदर K और नेगेटिव K। सो नाउ we know electric field multiplied by magnetic field should give me the velocity of the wave, and electric field is J multiplied by magnetic field should give me direction of wave, that is minus I. अब मुझे ये पता है ऑलरेडी कि J क्रॉस K अगर मैं करूं तो I आता है, मेरे को लेके आना है माइनस I, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? J क्रॉस माइनस K. So the direction of magnetic field here would be minus K. ठीक है, आगे एक माइनस लग जाएगा इसके। So basically this will be the direction of the magnetic field. All right, so with this we are done with the second part of today's class, that is equation of electromagnetic wave. इसमें हमने क्या देखा? सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन थी वो देखी कि ये साइन वेव बनती है और दोनों का फेज बिल्कुल सेम होता है। इसमें हमने देखा ओमेगा क्या होता है और वेव नंबर क्या होता है। और अगली चीज हमने देखी दैट ई नॉट और बी नॉट आपस में कैसे रिलेटेड है। सो ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स बी नॉट। ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स बी नॉट। और ये जो सी होती है ना, सी इज बेसिकली, नॉर्मली हम पढ़ते हैं सी इज स्पीड ऑफ लाइट। यही हम सुनते हैं ना कि C is 3 into 10 raised to the power 8 and this is speed of light. ये basically speed of light need to be very accurate. This is the speed of any electromagnetic wave. किसी भी electromagnetic wave की जो speed होती है that is called as, that is C 3 into 10 raised to the power 8. ओके और क्योंकि हमने सिर्फ लाइट के बारे में ही पढ़ा है छोटी क्लासेस में, तो इसलिए हम स्पीड ऑफ लाइट बोल देते हैं 3 into 10 raised to the power 8. तो मैं पूछा भी जा सकता है ये क्वेश्चन कि अगर तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है वेव्स को, ठीक है, मान लो तुम्हें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल, मैंने अलग अलग वेव्स दे दी, अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है उन दोनों के बीच में कि कौन सी वेव कौन सी वाली है, तो तुम किस किस बेसिस पे कर सकते हो?
और ऑप्शंस में तुम्हारे पास कि तुम स्पीड के बेसिस पे कर सकते हो, या लैम्डा के बेसिस पे कर सकते हो, या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कर सकते हो. सो द राइट आंसर इज तुम लैम्डा के बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो बिकॉज लैम्डा डिक्रीजेस एज यू गो ऑन, एंड फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी कर सकते हो बिकॉज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एज यू मूव ऑन. एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस एज यू मूव ऑन, एनर्जी के बेस पे भी तुम कर सकते हो, लेकिन स्पीड के बेसिस पे तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आपस में डिफरेंशिएट, मतलब उनके बीच में डिफरेंशिएट तुम नहीं कर सकते. राइट. सो दिस वाज द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जब हम अगली क्लास में मिलेंगे, सो कल हम नहीं मिल रहे हैं, सो टुमारो विल डू अ छुट्टी, एंड परसों जब हम मिलेंगे, परसों की क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे. सो परसों 7:30 we'll just finish our last topic, that is energy of an electromagnetic wave. Okay, कुछ 40 से 50 मिनट लगेंगे हमें अगली क्लास में, and that would be the end of this topic, electromagnetic waves. All right, चलो जी, so we'll see you tomorrow. I think that's Friday. ठीक है, तो हम अब मिलेंगे फ्राइडे रात को 7:30 बजे, and we'll finish this topic on Friday. Okay, thank you.